सभी को नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे नपटेल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। मैं आईआईटी खड़गपुर से राजाराम हूं। हमारे लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। लेक्चर 3 में हम एक तकनीकी ड्राइंग के मूल डायमेंशन तथा एक ड्राइंग शीट के लेआउट को देखने का प्रयास करते हैं और हमने लेक्चर 3 को बुनियादी डायमेंशन और उनकी टर्मिनोलॉजी के साथ समाप्त किया है। इसके लिए हमने एक ड्राइंग का एक उदाहरण लिया है जो मूल डायमेंशन रेखाएं, टर्मिनेशन सिंबल को तीर तथा एक्सटेंशन रेखाओं के संदर्भ में जानने का प्रयास किया है। त्रिज्या का सिंबल आर तथा उसकी डायमेंशन के रूप में यदि एक व्यास को 5 से निर्दिष्ट किया जाता है और व्यास यह है पूरी बात, और उसका सिंबल यदि वहां कितनी भी केंद्र रेखाएं हों जो कि डैश दीर्घ डैश डॉट और डैश के साथ दीर्घ डैश छोटे डैश के साथ दीर्घ डैश द्वारा अनुसरित हैं और संदर्भ डायमेंशन को निरूपित करने के बारे में सीखा। आज की क्लास में हम डायमेंशन की बेसिक इकाइयों को तकनीकी ड्राइंग के लिए उपयोग करना सीखेंगे। अमेरिकी अभ्यास में यह इंच, दशमलव इंच, फ्रैक्शनल इंच, फीट और फ्रैक्शनल इंच के रूप में प्रयोग किया जाएगा। भारतीय मानकों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो हम एसआई इकाइयों या सटीक रूप से बोलते हुए हम मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। ड्राइंग के लिए एसआई या मीट्रिक इकाई सटीक रूप से जो 1 मिलीमीटर को निरूपित करती है, आमतौर पर तकनीकी ड्राइंग में हमेशा होते हैं। इसमें सभी डायमेंशन का उल्लेख एमएम में होता है। ऐसे पाठ को हम आमतौर पर प्रत्येक स्थान पर ड्रॉ के एमएम को उल्लेखित किए बिना ड्राइंग के लिए समाहित करते हैं। हम केवल एक बिंदु से 5 तक की संख्याओं को बिना किसी बेसिक यूनिट का उल्लेख किए निरूपित करते हैं, परंतु ड्राइंग शीट में सभी डायमेंशन को एमएम में निरूपित करने की एक सामान्य प्रथा है। यदि हम किसी भी डायमेंशन लिए मीट्रिक तंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो हम शून्य का नेतृत्व करते हैं। यदि यह इंच है तो हम इसे नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए मैं 0.50 इकाइयों जैसे कुछ को निरूपित करना चाहता हूं। यह 0 दर्शाता है। हम इसे मीट्रिक सिस्टम में दिखाते हैं। अगर यह इंच है तो यह सिर्फ 0.50 होगा। जब भी हम ड्राइंग शीट को देख रहे हैं, ये मूल आयाम की तरह कुछ 0.5 को निरूपित करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि यह इंच सिस्टम में है। यदि यह 0.50 है, एक मीट्रिक सिस्टम है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, इकाइयां प्रत्येक डायमेंशन के साथ सम्मिलित नहीं हैं।
ड्राइंग पर दी गई टिप्पणी के साथ उपयोग की गई इकाइयों को निरूपित करें, जैसे कि जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट सभी डायमेंशन में न हो। यह इकाइयों को निरूपित करने के लिए टेम्पलेट का एक प्रकार है। आइए एक प्लेन आकृति के लिए एक उदाहरण का उपयोग करके डायमेंशन एवं इकाइयों को समझें। यहाँ पर एक सीढ़ीनुमा ड्राइंग है। उदाहरण के लिए यह है सीढ़ी, जो इस ड्राइंग में एक ड्राइंग के रूप में दी गई है। यहाँ डायमेंशन है जो यहाँ से यहाँ तक निरूपित की गई हैं। उपलब्ध लेंथ जो भी हो, एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित है। तीर शीर्ष और संख्या 5 बिंदु 2 5 1 मूल डायमेंशन में से एक। यहाँ से यहाँ तक जो भी लेंथ वहाँ है, वह 4 इकाइयों द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ से यहाँ तक की वह रेखा 2 बिंदु 7 5 है। ध्यान दीजिए, हम इन डायमेंशन को ऑब्जेक्ट से बाहर दिखा रहे हैं, अंदर नहीं। कुछ इस तरह जिसका हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार कि यह 5 बिंदु 2 5 है। यह गलत अभ्यास है। आपको इस प्रकार ऑब्जेक्ट के बाहर की किसी भी डायमेंशन का उल्लेख करना होगा। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी हम बाहर और यहाँ से यहाँ तक भी बाहर दिखा रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भीतर सबसे कम डायमेंशन उल्लेखित की गई है। आगे बाहर में डायमेंशन मान बढ़ता है और आगे बाहर में सबसे अधिक है। आइए यहाँ पर भी देखें। इसी प्रकार आइए इस पर भी विचार करें। आइए इस पर देखें। इसलिए आंतरिक विवरण में हम इस डायमेंशन को भी उसी तरह दिखा सकते हैं जिस प्रकार यह भी, जब तक कि न्यूनतम 10 लेंथ हम इसे बनाए रख सकते हैं। इसलिए हम इसे एक अच्छी तरह से तीर शीर्ष के साथ एक सतत रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। यदि यह अंतराल कम है तो उसके बजाय इसे अंदर दिखाना एक अनुशंसित अभ्यास नहीं है। हम इसे बाहर से दर्शाते हैं। यह सबसे कम डायमेंशन 0.75 है। अगला वाला यहाँ से यहाँ तक की यह हाइट प्रोजेक्शन हाइट है। ऊर्ध्वाधर वस्तु यह 1.5 है। यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार 2.5। यह ऑब्जेक्ट है जिसे हम एक किसी कदम पर देखते हैं। डायमेंशन पर है। ये तीर शीर्ष के साथ संतत रेखाएं हैं। प्लेन ऑब्जेक्ट की बजाय 2D ऑब्जेक्ट की तरह। यदि यह एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो आइए इसे देखें। यहाँ
हम देख सकते हैं कि शीट पर ऑब्जेक्ट उस जैसा है जिसमें रेखाएं हैं। बाद के व्याख्यान में हम यह समझेंगे कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण कैसे किया जाए, यह संपूर्ण ऑब्जेक्ट किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है। परंतु इस क्लास में हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ यदि हम उन 3 डायमेंशन परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं, मूलतः एक सिलेंडर है जिसमें पद हैं तथा फिर से इस प्रकार के सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यदि हम लेथ मशीनों का उपयोग कर रहे हैं तो टर्निंग ऑपरेशन के बाद ये पद हैं जो इस प्रकार की टर्निंग या कदम बनाना बहुत आसान कर देते हैं। इसलिए एक मशीन ऑब्जेक्ट से या प्रत्येक से 3 सिलेंडर जुड़े हैं जहां आपने एक त्रिज्या या एक व्यास, एक अन्य व्यास और यह एक और व्यास है का एक टर्निंग ऑपरेशन बनाया। यदि हम इसे एक दृश्य की तरह, एक 2D की तरह या तो इस ओर से देख रहे हैं या शायद उस ओर से या शायद इस ओर से देखने रहे हैं, इस स्थिति में हम इस प्रकार के 2D ऑब्जेक्ट की रचना के भाग में होंगे। इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि यह इस दृष्टि से है कि हम इस पर विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह भाग इस भाग है और यह भाग हम इस एक के रूप में देख रहे हैं और यह भाग वह है कि जो 90 डिग्री ऑब्जेक्ट द्वारा घुमाया गया, यह वही है जिसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सिलिंड्रिकल है, यही कारण है हमारे पास यह डैश, लंबी डैश, उसके बाद छोटे डैश, उसके बाद लंबे डैश, छोटे डैश और उसी प्रकार हैं। इस तरह की लाइनें जिन्हें हम सेंटर रेखाएं कहते हैं। जब भी हम ऐसी सेंटर रेखाएं देखते हैं जो यह इंगित करती हैं कि शायद यह सिलेंडर का एक भाग हो जो इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हो सकता है, हम जो दिखा रहे हैं कि वहाँ एक पद है जिसके लिए 1.75 की एक लेंथ है, तो बेस के सापेक्ष हम इन सभी डायमेंशन को दिखा रहे हैं। तो यह 1.75 है, यह 3.5 है, यह 5 है। हमारी 2D की भांति प्लेन ऑब्जेक्ट्स हमने सबसे छोटी, मीडियम तथा सबसे लंबी डायमेंशन का अनुसरण किया है। हम इसे इस प्रकार दर्शाते हैं। एक सतत रेखा हमेशा इस तीर शीर्ष समाप्ति के द्वारा अनुसरित होती है। इस बेस के सापेक्ष हम इस लेंथ में माप रहे हैं। इस बेस के सापेक्ष हम उस लेंथ में हैं जो इस संबंध में है कि हम हमेशा इस तीर को दर्शाते हैं। ये डायमेंशन हम इंगित करते हैं। चूंकि यह एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस दिशा में कुछ निश्चित डायमेंशन भी संबद्ध हैं। यह सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। सामान्यतया व्यास का बहुत महत्व होता है, जो पदों बीच के अंतराल को प्रदर्शित करने के बजाय हमें नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हम यह दर्शा रहे हैं कि वह व्यास क्या है, उस पद के लिए व्यास क्या है, उस पद के लिए व्यास क्या है जिसे हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का व्यास, यह सिलिंड्रिकल भाग जो हमने पहले देखा है, यह व्यास 2 इकाइयां है। तो यह हम यहां दिखा रहे हैं सिंबल फाई व्यास को दर्शाता है। बाहरी ऑब्जेक्ट 3 यूनिट और एक स्ट्रीम वाला एक, यह 4 इकाई है। सबसे कम डायमेंशन पहले, फिर उसके बाद मीडियम और सबसे लंबा वाला आता है।
यदि हमारे पास कोणीय इंक्लाइंड भाग हैं, फिर से इन कोणों को व्यक्त करने के लिए मानक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करना होगा। उदाहरण के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को देखें। क्या यह 2D ऑब्जेक्ट या 3D ऑब्जेक्ट है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्टिव की तरह? क्योंकि हमारे पास कोई सेंटर डैश रेखाएं नहीं हैं, संभवतः यह एक प्लेनर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यह एक है। यहाँ इस संदर्भित रेखा के सापेक्ष हम इसे 2.5 यूनिट्स तथा यहाँ से यहाँ तक के रूप में दिखा रहे हैं। हम इसको 4 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। हम इसे 4 भी दिखा सकते हैं, लेकिन इन डायमेंशन को दर्शाने के लिए मानक अभ्यास, क्योंकि इस 2.5 को हमें कैसे भी दिखाना होगा और यह बहुत आसान होगा। उस संदर्भ रेखा के संबंध में हम इसे 4 की तरह यूनिट दिखा सकते हैं। यह ड्राइंग को सरल बनता है। तो इस अन्य डायमेंशन से जुड़े इस पहलू पर इसे दर्शाने के लिए मानक पद्धति, यह दिखाने में कुछ भी गलत नहीं है, हालांकि यह एक मानक अभ्यास नहीं है। अब हमारे पास लेंथ को भी परिभाषित किया जाना चाहिए। तो हम यहाँ एक यूनिट 1.00 के रूप में दिखा रहे हैं। यह हम 2.5 के रूप में दिखा रहे हैं। कोई इसे भी इस प्रकार से दिखा सकता है, परंतु मानक पद्धति, क्योंकि हम किसी भी प्रकार एक डायमेंशन दिखा रहे हैं, इसलिए अन्य अभीष्ट डायमेंशन भी एक ही दिशा में प्रदर्शित करना सदैव अच्छा होता है। तो यह सही तरीके से प्रतिनिधित्व का सही तरीका है। अब क्योंकि एक इंक्लाइंड कट सेक्शन है, हमें कोण की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए इन कोणों को दर्शाने के 2 तरीके हैं। यदि हम कार्टेशियन निर्देशांक का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, तो केवल संख्याओं का उपयोग बिना कोणीय निर्देशांक प्रदर्शित किए करना बेहतर होगा। अगले उदाहरण में जब हम इन कोणों को निरूपित करने जा रहे हैं, तब हम देखेंगे ये मूल डायमेंशन 2.5 4.0 और यह 1.25 इस इंक्लाइन पोर्शन को निरूपित करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि हम पहले से ही इस 2.5 को इस प्रकार दिखा रहे हैं, हमें यहाँ कोई भी डायमेंशन की आवश्यकता नहीं है। किसी को इसके लिए इन डायमेंशन को निरूपित करने के लिए संहत अथवा मिनिमलिस्टिक विधि से इसका पालन करना होगा। तो किसी को भी आवश्यक सभी डायमेंशन को दिखाना होगा। अगर हम इसे दर्शाएंगे तो ये अतिरिक्त जानकारी हैं कि इन प्रयासों को कम करने के लिए व्यवहारों को समझेंगे। तो हम इस एक को भी 4.0 भी दिखा सकते हैं। हम इसे उस पक्ष पर दिखा रहे हैं, इसलिए यह बिल्कुल भी आवश्यक डायमेंशन नहीं है। यहाँ हम 2.5 पहले से ही दिखा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार यह डायमेंशन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसलिए यदि मैं इंक्लाइंड एंगल्स का उपयोग करना चाहता हूँ, तो इस डायमेंशन को उसी उदाहरण के लिए निरूपित करने का यह न्यूनतम तरीका है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए 2.5 4, लेकिन हम इस हाइट या लेंथ को निरूपित नहीं करना चाहते। इसके बजाय जो हम करना चाहते हैं वह यह है कि इस क्षैतिज रेखा के सापेक्ष एक इंक्लाइन है, इसलिए हम इसे इंक्लाइंड एंगल की तरह दिखा रहे हैं। तो हम इस कोणीय बात का उपयोग हमारे 45.00 डिग्री का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। तो यह 5 डिग्री है। जब हम यह दिखा रहे हैं कि पहले से ही हम जानते हैं कि यह डायमेंशन 2.5 है और रेखा को 4.4 इकाइयों के भीतर होना चाहिए। तो अगर एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ
और 2.5 की एक यूनिट, जो भी इन बचे हुए बिंदुओं की एक ड्राइंग खींचना। उन बिंदुओं को 45 डिग्री से जोड़ा जाना है, जिसका मतलब है एक बार जब मैं यहाँ से यहाँ तक की इस 2.5 डायमेंशन को एक बिंदु के रूप में पहचानता हूँ, तो मैं 45 डिग्री रेखा के साथ अपने प्रोटेक्टर का उपयोग करके इसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। जब यह ऊर्ध्वाधर रेखा इंटरसेक्ट करने जा रही है, तो आप प्रोटेक्टर का प्रयोग करके एक 45 डिग्री का एक पतली रेखा के जैसे ड्रॉ करते हैं। फिर इस ऊर्ध्वाधर रेखा को प्रोजेक्ट करते हैं, तो जहां भी इंटरसेक्ट करता है, यह कोण हम 45 डिग्री के रूप में दिखाने के लिए जा रहे हैं। कभी कभी हमारे पास छोटे भाग कैम्फर्स होते हैं। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स के बहुत सुस्पष्ट कोने हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हो। उदाहरण के लिए, मैं एक मेज किनारे होना चाहता हूं। इन कोनों को उनसे बचाना बेहतर है। तो उनके उद्देश्य से या तो हम कट प्रकार के सेक्शन का उपयोग करते हैं, इस प्रकार हम कैम्फरिंग कहते हैं। कभी कभी गोल कोने भी कैम्फरिंग नहीं होते, लेकिन हम इसके बारे में अपने तकनीकी पाठ्यक्रम के दौरान सीखेंगे। तो जब भी हम उस तरह के छोटे कट करते हैं, हम कहते हैं कि कैम्फरिंग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, परंतु हम इस तरह के हिस्से में सीधे नहीं कूद सकते। एक पूर्ण वर्टिकल कट और वहां कूदने के बजाय हम धीरे धीरे हमारे मशीन टूल का उपयोग करते हैं और फिर आगे की रचना करते हैं। तो हम हमेशा उस प्रकार के कोने देखते हैं जिन्हें हम कैम्फरिंग कहते हैं। इसलिए एक चैम्फर के कारण हम 45 डिग्री दिखा रहे हैं, उदाहरण के लिए, और उस चैम्फर से इस संदर्भ बेस तक यह संदर्भ बेस है। तो यह एंगल, जिसको हम 45 डिग्री के रूप में दिखा रहे हैं, क्योंकि एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारे पास डैश डॉट रेखाएं हैं। और यह चैम्फरिंग केवल डिग्री नहीं है। एक को जाना है, लेकिन हमें कितनी दूर जाना है। इस प्रकार हम 0.25 को निरूपित कर रहे हैं। जब भी आपके पास लंबी विमाएं उपलब्ध हैं, हम इसे उसके ऊपर की भांति दर्शाते हैं, लेकिन जब भी यह स्पेस संकुलित नहीं है, तो इसके बजाय हम डायमेंशन का प्रयोग करते हैं। तो इस बिंदु से उस बिंदु तक यह प्रोजेक्टर लेंथ 0.25 है। यदि इनमें चाप सम्मिलित हैं, तो इन डायमेंशन को दर्शाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक कोना है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक मंजिल है जहां किनारे थोड़ा कोने हैं। वह कोना यह हो सकता है क्योंकि इस ओर सामग्री है। यह कक्ष हवा है और यह कक्ष सामग्री है। ये किनारे हैं। तो जब भी सामग्री है, हम इसे इस प्रकार की हैश रेखाओं से दिखाते हैं। यह दर्शाता है कि वहां पदार्थ है और वहां उस तरफ कोई सामग्री नहीं है। उदाहरण के लिए, जब आपके पास एक कट सेक्शन ऑब्जेक्ट है, उदाहरण के लिए आइए
एक आयताकार ब्लॉक 3D वाला लें। यह एक बॉक्स लौह बक्सा सॉलिड ब्लॉक हो सकता है, तो अंदर की तरफ हर जगह सामग्री है। अब मैं उस फ्रेम पर इसे स्लाइस करना चाहता हूं। तो अगर मैं वास्तव में इसे दो भागों में कट करना चाहता हूं, उन्हें अलग करता हूं। यह एक भाग है और दूसरा भाग यह वापस वाला, जिसे बी भाग कहते हैं, सामने वाला यह है। अगर मैं बी भाग को दिखाना चाहता हूं, हम इसे इस तरह के हैशेस से दिखाते हैं। क्योंकि इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, इसलिए हम हैश द्वारा दिखा रहे हैं, और सामग्री वहां नहीं है तो हम कोई हैश नहीं दिखा रहे हैं। तथापि हम इकाइयां की एक त्रिज्या तथा इसकी त्रिज्या इस आर सिंबल के कारण है। तो जब भी ये त्रिज्याएं वहां हैं, हमें इसे उस तरह से दिखाना है। यह मूल 6 इकाइयों, यह 10 इकाइयों हो सकती हैं। इकाई जो भी हो, हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एक और उदाहरण, हम फिर से त्रिज्या आर 19 है। ये छिद्र में सम्मिलित हैं और शायद यह सिलिंड्रिकल आकृति में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यह डैश डॉट प्रकार की रेखाएं हैं। जब भी इस तरह के वक्र हैं, हम यह त्रिज्या द्वारा दिखाते हैं। ये आयाम विस्तार से होने चाहिए जिन्हें दिखाना है। उदाहरण के लिए यहाँ हम एक ड्राइंग ले रहे हैं। ड्राइंग शीट का उदाहरण जहाँ एक ऑब्जेक्ट का उल्लेख किया गया है। टाइटल ब्लॉक। शायद सामग्री वहाँ मौजूद है क्योंकि यह हैशिंग हो चुकी है और हम जो जटिल विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आइए इसको देखें। यह छोटा एक लाल है जिसे हम व्यापक रूप से इस ड्राइंग शीट की भुजाओं पर दर्शा रहे हैं। तो हम उन जटिल आयामों का भी उल्लेख करना चाहते हैं। यही कारण है हम इसे को एक पृथक के रूप में दर्शा रहे हैं, जिसका स्पष्ट कट डायमेंशनिंग है। यह 0.05 यूनिट्स का आर है और उन्हें हम विस्तार डायमेंशन को कहते हैं। कोई भी जटिल चीजें जो हम विशेष रूप से दिखाना चाहेंगे। तब एक अलग बात, जैसे कि इसे सर्कल राउंड ऑफ करके और उसे दिखाना, और अन्य बुनियादी डायमेंशन क्या हम देख सकते हैं। यहाँ यह है क्योंकि एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, कारण व्यास और इसी तरह। इन डायमेंशन को दर्शाने के कुछ नियम आइए देखें। एक योजनाबद्ध पर जहां एल एस तथा इसी प्रकार डायमेंशन दर्शाता है। कुछ संतत रेखाएं, कुछ डैश बिंदु रेखाएं, कुछ डैश रेखाएं जो एक छिद्र है। अब आकार इस डायमेंशन का उपयोग लेंथ, चौड़ाई, हाइट, सर्कल्स के व्यास, चापों की त्रिज्या और इत्यादि की वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम एस को देखते हैं। एस, फिर से एस, एस। तो यह मुख्य डायमेंशंस के लिए उपयोग किया जाता है। यदि पोजीशन डायमेंशंस लोकेट एल के सापेक्ष पोजीशन डायमेंशंस हैं, तो सर्कल का सेंटर प्रमुख विशेषताओं के तहत आए हम इस पोजीशन डायमेंशंस एल को देखें, तो यह पूरा सेंटर उस एल इकाई पर है। यह होल इस दिशा में एल की एक स्थिति पर है। मूल विमाएं सदैव उस सर्कल का व्यास है या होल का व्यास फाई एस है, लेंथ एस है। इस लेंथ की पूर्ण लेंथ एस है, यह पूर्ण लेंथ है एस, और इस तरह की चीजें। लेकिन जब भी मैं कुछ बेस के सापेक्ष पोजीशन डायमेंशन दिखाना चाहता हूं, तो कुछ सेंटर भी हैं। हम इसे इस तरह से दिखा देंगे। और
जैसे मैंने कहा कि हम हर बार एक ही डायमेंशन को नहीं दोहराएंगे हर समय, तो मिनिमलिस्टिक तरह से इन डायमेंशन को दिखाना होगा। कुछ नियम। डायमेंशन उस व्यू में गुण जहां इसकी विशेषता आकार प्रदर्शित होती है, इसलिए इन डायमेंशन से मुख्य लक्षणों को अवगत कराना होगा। अंग्रेजी भाग में डायमेंशन में होती हैं, दशमलव के साथ भिन्न नहीं। मीट्रिक भाग दशमलव के साथ डायमेंशन होती हैं। यूनिट्स आयाम संख्याओं से हटाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें सामान्यतः मिलीमीटर में समझा जाता है। तो हमने कहा कि सभी डायमेंशन में है। उस तरह का मानक प्रोटोकॉल हम 1.0 लिखने के बजाय उपयोग करेंगे। हमेशा ऑब्जेक्ट के बीच और डायमेंशन की पहली पंक्ति के बीच कम से कम छोड़ दें। आइए एक अन्य उदाहरण को देखें। यहां हम एक ऑब्जेक्ट है। यह ऑब्जेक्ट है जहां डायमेंशन का उल्लेख किया गया है। आप बड़े सर्कल्स को छोड़कर व्यू के बाहर डायमेंशन को रखते हैं, इसलिए यहां सभी डायमेंशन का वर्णन बाहरी भाग पर किया गया है। कम से कम 10 व्यू से बनाए रखना है। उस तरह का छोटी इकाइयों के बाहर लंबी डायमेंशन रखिए। छोटी डायमेंशन के बाहर लंबी दूरी रखिए। डायमेंशन लेस के बीच की डायमेंशन पाठ को मानक अभ्यास में रखें जिसके बीच आप उपयोग करते हैं। कुछ मामलों में डायमेंशन का उल्लेख करने की भी अनुमति है, रेखा से ऊपर, जो एक अन्य शैली को निरूपित करते हैं। डायमेंशन के अंत में एरोहेड्स का उपयोग करें। एरोहेड्स का उपयोग करना होगा। आइए इसे अंतिम उदाहरण के साथ को बंद करें। यहां मैं आपको दो अलग अलग चित्र ए और बी दिखा रहा हूं जो निरूपण का सही तरीका है। चित्र ए तथा चित्र बी को देखें। चित्र बी गलत तरीके से निरूपित है चित्र ए की तुलना में। यह क्यों है? आइए हम दोहराते हैं हमारे नियमों की चर्चा को। वह नियम तोड़ रहा है। किसी को उस ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन नहीं दर्शनी चाहिए। ये एक गलत बात है और वहां से न्यूनतम 1 मिलीमीटर अंतराल ऑब्जेक्ट से 10 मिलीमीटर अंतराल उपयोग करना होगा। इस स्थिति में इनका अनुसरण होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इस स्तर पर है, इसलिए ये डायमेंशन उस ऑब्जेक्ट से दूर हैं, परंतु यहां डायमेंशन ऑब्जेक्ट के भीतर हैं। तो यह एक गलत निरूपण है। इसलिए आज की क्लास में हम देखेंगे उनकी डायमेंशन को कैसे निरूपित करने का प्रयास करते हैं और सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स तथा प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए इस डायमेंशनिंग के लिए कुछ नियम क्या हैं, हम इस पर विचार करने का प्रयास करते हैं। अगली क्लास में हम सहनशीलता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और इस सहनशीलता को कहाँ प्रयोग करते हैं, वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।